हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एडिफाई प्लैनेट। माय नेम इज़ नुपुर। ये है स्पोकन इंग्लिश की क्लास जिसमें आज हम बात करेंगे वॉशिंग डिशेस। वॉशिंग डिशेस का मतलब है बर्तन धुलना। तो जब बर्तन धुलने की बात आती है तो किस किस तरह के सेंटेंसेस आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वैसे ही सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये है वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। आगे भी जो पार्ट्स आएंगे बाकी के सेंटेंसेस हम उस पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिशेस क्या होते हैं। डिशेस दिख रहा है आपको कि ये प्लूरल फॉर्म पे है ना, यहाँ पर यस लगा हुआ है। तो डिशेस का मतलब क्या होता है? ऑल द प्लेट्स, ग्लासेस, नाइफ्स, forks etc. that have been used during a meal। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप इमेज पर भी देख पा रहे होंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं इसे ही डिशेस कहते हैं। मतलब हिंदी में हम इसे बर्तन कह सकते हैं। ठीक है, तो डिशेस मतलब बर्तन। तो अभी हमने डिशेस देखा, तो डिश क्या होता है? देखिए, डिश के दो मीनिंग होते हैं। ये दो चीज़ों को रेफर करता है। एक होता है फूड, जो कि आपने भी अक्सर सुना होगा कि घर में हम कहते हैं ना कि आज कौन सा डिश बना है। उस टाइम पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम फूड की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ वेजिटेरियन डिश। यहाँ पर डिश का मतलब फूड से है। लेकिन डिश का एक और मतलब होता है जो है कंटेनर। यहाँ पर इमेज पर देखिए, ये है कंटेनर जिस पे कोई भी चीज़ कंटेन की जाती है ना, रखी जाती है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिश। जैसे एग्जाम्पल, एन ओवन प्रूफ डिश। डिश कैसा? यहाँ पर डिश का मतलब फूड नहीं बल्कि बर्तन से है। ओवन प्रूफ है ये डिश, मतलब इसको आप ओवन पर रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस, देयर इज़ नो बटर लेफ्ट इन द बटर डिश। बटर डिश का मतलब है एक ऐसा बर्तन जिस पर बटर रखा जाता है। जैसे अपने घरों पर होता है ना कि घी रखने के लिए एक अलग कंटेनर होता है, बटर रखने के लिए एक अलग कंटेनर होता है। तो यहाँ पर बटर डिश की बात है, मतलब ऐसा बर्तन जिस पर बटर रखा हो। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हुई? देयर इज़ नो बटर लेफ्ट इन द बटर डिश, मतलब बटर डिश में, बटर रखे हुए बर्तन में बटर खत्म हो चुका है या कि नहीं बचा है। तो आप, ये अच्छा सेंटेंस है, इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो हमने देखा डिशेस और डिश। तो डिशेस मतलब हो गया बर्तन, डिश मतलब भी बर्तन होता है, लेकिन डिश एक सिंगल बर्तन को रेफर करता है, जबकि जो डिशेस है उसमें सारे के सारे बर्तन आ जाते हैं। तो जब बर्तन की बात आती है तो सबसे पहला क्या मतलब कौन सा वर्ड आपको पता होना चाहिए, ये कि कौन सा वर्ड माइंड पर आता है? वो है बर्तन मांजना और बर्तन धुलना। क्या लगता है आपको कि क्या होगी इसकी इंग्लिश? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप पेन और पेपर के साथ वीडियो को देखिए और अपना जो आप पहले से जानते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको लिखिए और उसके बाद ही आंसर देखिए। ओके, तो देखिए, बर्तन मांजने को कहते हैं टू स्क्रब द डिशेस। ओके, आप रब भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वैसे तो रब का मतलब रगड़ना होता है, तो आप चाहे तो रब बोलें, रब द डिशेस, या कि स्क्रब द डिशेस। दोनों बातों का मतलब है बर्तन मांजना। देखिए, स्पोकन इंग्लिश की क्लास से ये कि स्पोकन इंग्लिश का वीडियो है, तो इसकी खासियत यही होती है कि आपको सिर्फ अपनी बात को कन्वे करना है ना, आपको कॉन्वर्सेशन करना है, जिससे कि आप जो बात कह रहे हैं सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ जाए। तो आप चाहे तो रब द डिशेस कहें या कि स्क्रब द डिशेस कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो वर्ड इजी लगता है वो वर्ड आप अपने डिक्शनरी में इंक्लूड कर लीजिए। ओके, तो ये हमने देखा बर्तन मांजने के लिए। बर्तन धुलने को क्या कहते हैं? बर्तन धुलने को वॉश या कि रिंस द डिशेस भी कहते हैं। वैसे वॉश और रिंस में हल्का सा डिफरेंस भी होता है। वॉश का मतलब है नॉर्मल वाटर से धुलना, लेकिन रिंस का मतलब है वाटर से धुलना, पर तब तक जब तक कि उसका साबुन ना निकल जाए, है ना, उसका जो सोप है वो कम्प्लीटली रिमूव ना हो जाए। पर स्पोकन इंग्लिश में जैसा मैंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों बातों में से कोई भी एक बात कहेंगे ना, वॉश द डिशेस या कि रिंस द डिशेस,
दोनों का मतलब यही है कि आप बर्तन धुलने के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्चुअल सेंटेंसेस। देखिए, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अपनी प्लेट से बचे हुए खाने को कचरे के डिब्बे में फेंक दें। इस सेंटेंस में जो रेड कलर से आपको वर्ड्स दिख रहे हैं हाईलाइटेड, इसको मैंने इसलिए रेड कलर में लिखा है क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। लास्ट वीडियो जो कि टाइम के बारे में जिस पे हमने बात किया था, उस पर भी मैंने बात किया था कीवर्ड्स के बारे में। क्योंकि क्या होता है, देखिए, अगर हम इसको एज अ होल, एक सेंटेंस को एज अ होल देखते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें या तो एक रिक्वेस्ट की गई है कि फेंक दें, या तो एक ऑर्डर दिया गया है। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, परमिशन मांगी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि इन जनरल वर्ब से स्टार्ट होता है ना। तो ये तो ग्रामर पार्ट रहा। आई होप आपको इतना समझ में आता होगा, क्योंकि तभी स्पोकन पॉसिबल है। मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रही हूँ कि अगर मतलब किसी की इंग्लिश अभी बहुत अच्छी नहीं है तो वो सोचते हो कि उनके लिए स्पोकन पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीडियोस देखते जाइए और आप सीखते जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जैसे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसे वर्ब से ट्रांसलेट करेंगे। वैसे वो एक वर्ड ऑर्डर पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड को सेंटेंस में कहाँ पर रखना है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड पहचानना है। इसमें क्या है, बचा हुआ खाना। तो खाने की इंग्लिश तो आप जानते हैं, क्या हो गया, फूड, है ना। पर बचा हुआ के लिए क्या वर्ड यूज होगा, यहाँ पर बचा हुआ एडजेक्टिव है, मतलब खाना कैसा, जो कि बचा हुआ है। दूसरा वर्ड है कचरे का डिब्बा। तो कचरे के डिब्बे की इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है तीसरा वर्ड फेंक देना। फेंक देना को क्या बोलते हैं, ये वर्ब हुआ ना। तो ये देखिए, बचा हुआ खाना, चाहे तो आप इसको रिमेनिंग फूड बोलें, या तो आप लेफ्ट ओवर फूड भी बोल सकते हैं। पर मेरा कहना ये है कि रिमेनिंग वर्ड ऑलरेडी आपके डिक्शनरी में होगा, है ना, ये इजी वर्ड है। लेफ्ट ओवर वर्ड भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशन का मतलब सिर्फ ये है कि आप उस बात को कर सकें, जो बात आप कहना चाहते हैं वो बस कन्वे हो जाए किसी तरह से। तो इसके लिए दोनों ही हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने डिक्शनरी में इंक्लूड करें। फिर है कचरे का डिब्बा। इसे आप डस्टबिन बोल सकते हैं या कि गार्बेज डिस्पोजल बोल सकते हैं। फेंक देना, फेंक देने के लिए क्या वर्ब यूज होता है, चाहे तो आप थ्रो आउट बोलें, डिस्कार्ड बोलें या कि स्क्रैप कहें, तीनों का मतलब फेंक देना ही होता है। इन तीनों ही वर्ब का यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कीवर्ड्स। अगर इतनी इंग्लिश आपको पता है, मतलब ये कीवर्ड्स की इंग्लिश पता है, तो सेंटेंस तो आप बना सकते हैं। तो आइए अब सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर थ्रो आउट से बनाया है। मैंने कहा ना कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से बनते हैं। सो थ्रो आउट द रिमेनिंग फूड फ्रॉम योर प्लेट इन द डस्टबिन। ओके, ये पहला सेंटेंस है, आप ऐसे बना सकते हैं। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, डिस्कार्ड द रिमेनिंग फूड। अच्छा, रिमेनिंग फूड की जगह आप लेफ्ट ओवर फूड भी लिख सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे कौन सा वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, सो डिस्कार्ड द रिमेनिंग फूड फ्रॉम योर प्लेट इन द डस्टबिन। या कि ये वाला सेंटेंस देखिए, स्क्रैप एनी लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम योर प्लेट्स इनटू द गार्बेज डिस्पोजल। ये थोड़ा हो गया ना हाई लेवल का सेंटेंस। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इन दोनों में से ही, ये जो पहले दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस को अपना बना लें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या ज़रूरत है, जब हमारा काम इजी सेंटेंसेस इजी वर्ड से हो जाता है तो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड को ऐड करने में। आप सीखिए, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्रैप का मतलब भी फेंक देना होता है। ओके, अब ये देखिए, ये वाला सेंटेंस आ गया। पहले आपको खुद से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है, ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ओके, तो क्या हो गया, कचरे से बदबू आ रही है ना। इसमें कीवर्ड क्या हुआ,
कचरा, एक तो आपको कचरे की इंग्लिश पता होनी चाहिए, दूसरा बदबू आना। सेकेंड सेंटेंस है आप इसे क्यों नहीं निकालते या कि क्यों नहीं फेंकते। निकालने का सेंस यहाँ पर बाहर निकालने से है कि कोई भी चीज़ है कि कचरे से बदबू आ रही है, आप इसको क्यों नहीं निकाल कर बाहर फेंकते। तो एक ही सेंटेंस को कई तरीके से कहा जा सकता है। तो इंग्लिश देखिए, जैसे कचरा को क्या बोलते हैं, ट्रैश या कि गार्बेज। मुझे पता है गार्बेज एक नॉर्मल वर्ड है जो कि सबको पता होगा, तो ट्रैश भी आप सीखिए, लेकिन यूज करते समय गार्बेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ओके। बदबू आना, बदबू आने की इंग्लिश क्या होती है, स्मेल या कि स्टिंक। इसमें स्मेल नॉर्मल वर्ड है जो कि सबको आता है ना। स्टिंक भी अच्छा वर्ड है। ओके। फिर निकालना, निकालना मतलब बाहर निकालना, फेंकना। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं, टेक आउट या कि थ्रो आउट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो की वर्ड्स हैं उसकी इंग्लिश सीख ली। अब जब हमने उसकी इंग्लिश सीख ली तो अब हमारे लिए ट्रांसलेशन आसान हो जाता है। तो ये देखिए, द ट्रैश या कि गार्बेज स्टिंक्स, और दूसरा सेंटेंस है ट्रैश या कि गार्बेज स्मेल्स। तो दोनों ही तरीकों से आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें इजी वन कौन सा होगा, ये वाला, स्मेल वाला। ओके। अब इसे आप बाहर क्यों नहीं निकाल के फेंक देते, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, वाई डोंट यू टेक इट आउट या कि थ्रो इट आउट। जो आपको अच्छा लगे आप वो बोलिए। बस आप इन सेंटेंसेस की लिख लिख कर इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि ये आपके जबान पे बिल्कुल सेट हो जाए, और जब आपको बोलना हो तो ये फ्लो में बाहर आए। ओके। तो आपको सोचना नहीं पड़े कि यार बाहर निकालने के लिए क्या वर्ड यूज होगा, नहीं, ऐसे नहीं। आप इनकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। अभी यहाँ पर मैंने कीवर्ड नहीं लिया, मैंने आपको समझा दिया पिछले 2 सेंटेंसेस में कि आपको किस तरह की अप्रोच रखनी है सेंटेंसेस से डील करते समय। ओके। पहला सेंटेंस क्या है, आपके हाथों से प्याज की गंध आती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज की स्मेल हाथों में रह जाती है। तो प्याज की गंध, ये हो गया इसका कीवर्ड। दूसरा, उस केक से अच्छी खुशबू आती है। खुशबू आना, इसके लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, ओके। आपके पैरों से बदबू आती है, अक्सर ही ऐसा होता है ना। ये तो काफ़ी कॉमन सेंटेंस है जो कि हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो क्या होगी इसकी इंग्लिश, आप उन्हें क्यों नहीं धोते। तो यहाँ पर धोने वर्ड की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। आप पहले खुद से ट्रांसलेट करिए, उसके बाद हम देखेंगे। ओके। तो क्या हो गया, देखिए पहले सेंटेंस का हो जाएगा, योर हैंड्स स्मेल ऑफ ऑनियंस। इस सेंटेंस को आप एज इट इज़ लिखिए, 1-2 बार लिखेंगे, समझ कर लिखेंगे तो फिर दोबारा उसको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया, योर हैंड्स स्मेल ऑफ ऑनियंस। ओके। दूसरा सेंटेंस क्या था कि उस केक से अच्छी खुशबू आ रही है। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट। और अगर पास में रखा हो तो क्या बोलेंगे, दिस। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, स्मेल्स गुड। स्मेल्स गुड बोलना ज़रूरी है खुशबू के लिए, क्योंकि अगर आप गुड यहाँ से हटा देंगे ना तो वो खुशबू नहीं बल्कि वो बदबू में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये वाला सेंटेंस देखिए, योर फीट स्मेल या कि स्मेल बैड। स्मेल तक भी आप बोलेंगे ना तो वो बदबू को दिखाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं बैड तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा खुशबू के लिए आपको एक पॉजिटिव वर्ड यूज करना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि दैट केक स्मेल्स नाइस, गुड, आपको बोलना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ स्मेल तक बोलते हैं तो उसका मतलब बदबू होता है। ठीक है। और आप इसे क्यों नहीं धुलते, धुलने के लिए नॉर्मल वर्ड कौन सा है, वॉश। सो क्या हो गया, वाई डोंट यू वॉश देम। अब जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस है। तो आई होप इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब हमने चूंकि स्टार्ट कहाँ से किया है कि आज हम बर्तन धुलने के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इमेजिन करना है कि सबके घरों में सिंक है और अब बर्तन धोने की प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि
आपने बताया कि आपको किसी ने बताया, नहीं, इमेजिन आप ये करिए कि आप किसी को बता रहे हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जब आप बर्तन धुलेंगे तो आपको क्या क्या करना है। तो ये सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। क्या है सेंटेंस? अपने सिंक को गर्म पानी से आधा भरें। क्या होगा इसका? सबसे पहले गर्म पानी, इसकी इंग्लिश पता होना चाहिए। सिंक तो अपने आप में इंग्लिश में लिखा हुआ है। आधा भरना, भरने के लिए कौन से मतलब उस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आधा की इंग्लिश क्या होती है? ओके। दूसरा सेंटेंस है 1 टेबल स्पून डिश सोप डालें। होता है ना डिश सोप, भले ही आप लिक्विड वाला यूज ना करते हो, पर आपको सोचना है कि आपको इसी सेंटेंस को किसी को बताना है कि उसमें 1 टेबल स्पून डिश सोप भी मिला लें, डाल लें, जो बोलना है वो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डालने के लिए वर्ब जो ज़रूरत है उसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, देखते हैं। ओके, फिल योर सिंक हाफ विथ हॉट वाटर। गर्म पानी के लिए क्या हो गया? हॉट वाटर। भरने के लिए फिल, है ना, और हाफ तो नॉर्मल वर्ड है, तो क्या हो गया? फिल योर सिंक हाफ विथ हॉट वाटर। अपने सिंक को आधा भरें, किसके साथ? गर्म पानी के साथ। ओके, फिर है कि उसमें डिश सोप मिलाएं, है ना, मिलाएं, डालें। तो क्या वर्ड हमने यूज किया? ऐड। आप पोर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या? POUR। तो चाहे तो आप ऐड बोलें या कि पोर बोलें। ओके, देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, सबसे गर्म पानी का उपयोग करें जितने में आप अपने हाथों को डाल सकते हैं। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले तो हम हिंदी में ही कई तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? जैसे इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना हम कि उतना ही गर्म पानी का इस्तेमाल करें जितने में आप अपने हाथ को डाल सकें, या कि पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितने में आप अपने हाथ को डाल सकें। या कि ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जितना आप मैनेज कर सकते हैं बस उतना ही गर्म पानी करें, या कि उसके लेवल के हिसाब से पानी काफ़ी गर्म होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि आप अपना हाथ डाल सकें। हुआ ना, एक ही बात को हमने कई तरीके से कहा, तो आपको ये समझना होगा। अब दूसरी बात क्या समझना है इसमें? इसमें 2 सेंटेंस हैं। एक ये वाला सेंटेंस है कि सबसे गर्म पानी का उपयोग करें, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से है जितने में आप अपने हाथ को डाल सकते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ये लीजिए, यूज़ द हॉटेस्ट वाटर, है ना, सबसे गर्म पानी का है ना, तो यूज़ द हॉटेस्ट वाटर दैट यू कैन हैंडल पुटिंग योर हैंड्स इन। अच्छा स्ट्रक्चर है ना। तो आपको इसको क्या करना है कि इसको आप एज इट इज़ 1-2 बार अपनी कॉपी में लिखिए, और उसके बाद ये सेंटेंस आपका अपना हो जाएगा। पुट समथिंग इन का मतलब होता है कि उस पर डालना। ठीक है, पुट योर हैंड्स इन मतलब उस पर आप अपना हाथ डाल सकें। अच्छा, अगर आप इसको इस तरीके से कहते हैं कि यूज़ द हॉटेस्ट वाटर दैट यू कैन हैंडल, तो भी पूरी बात कन्वे होती है। अगर आप ये पुटिंग योर हैंड्स इन आगे नहीं भी बोलते हैं ना, तो भी सेम बात कन्वे हो गई है कि आप कहना चाह रहे हैं कि पानी वैसे तो सबसे गर्म पानी आप लें, लेकिन इतना कि आप उसको मैनेज कर सकें, ऐसा नहीं कि आपका हाथ जल जाए। तो इस सेंटेंस को लिख कर प्रैक्टिस करें, तो ये सेंटेंसेस आपके अपने हो जाएंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, जब सिंक भर रहा है, मतलब जब उसमें लगातार पानी आ रहा है, तो बहते पानी में 1 टेबल स्पून डिश सोप डालें ताकि यह झाग बना सके। सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि इसमें 4 सेंटेंसेस हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश की क्लास है ये, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक एक करके बोलें। जब सिंक भर रहा है उसके बाद बोलेंगे तो बहते पानी में 1 टेबल स्पून सोप डालें, ऐसे बात हम नहीं करते ना। कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि हम एक बात को एक ही बार में कंप्लीट कर देते हैं, चाहे तो उसमें 3 सेंटेंस की ज़रूरत पड़े, 4 की, या कि एक की ही क्यों ना पड़े। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सेंटेंसेस लिए हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या हुआ? जब सिंक भर रहा है, तो सिंक भरने के लिए क्या वर्ड यूज होगा, क्या वर्ब यूज होगा? दूसरा,
बहते पानी, है ना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? में 1 टेबलस्पून डिश सोप डालें, डालना के लिए अभी हमने देखा था ऐड या कि पोर। ताकि के लिए इंग्लिश क्या होती है? झाग को क्या बोलते हैं? और झाग तो ठीक है, झाग बनाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? तो इसमें आपने देखा कि 4 सेंटेंसेस हैं। आप अपने तरफ से उस सेंटेंस को लिखिए, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन देखिए। ओके, ये देखिए, जब, हाँ यहाँ पर जब छूट गया था। जब मतलब जब यहाँ पर वो दिखाता है कि ये तो हो रहा है, मतलब एक काम हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ और भी काम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइल, है ना। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर व्हेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सेम बात ही कन्वे होगी, तो हम इसको वाइल ही रखते हैं। वैसे सबसे अप्रोप्रिएट तो वाइल है, पर जैसे मैंने कहा कि स्पोकन इंग्लिश में मतलब मैनेजमेंट से है, तो व्हेन भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो गया? वाइल द सिंक इज फिलिंग अप, ये हमने पहले भी देखा था कि सिंक को भरने के लिए जो वर्ब यूज होता है वो फिल अप होता है ना। वाइल द सिंक इज फिलिंग अप, जब सिंक भर रहा है। पोर आ गया ना, यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं? ऐड भी यूज कर सकते हैं। ऐड या कि पोर 1 टेबलस्पून ऑफ डिश सोप, किसमें? इनटू द रनिंग वाटर। वाटर कैसा? रनिंग, मतलब बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी का सेंस यहाँ पर ये है कि जब टैप से या कि नल से पानी आ रहा है, मतलब टैप ऑन है। सो ताकि के लिए ये सो वर्ड यूज किया गया है। इट क्रिएट्स, क्रिएट मतलब होता है बनाना, क्या? फोम मतलब झाग। ओके, सो इट क्रिएट्स फोम। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 4 सेंटेंसेस को कैसे मर्ज किया है। तो एक बार मैं सेंटेंस पूरा पढ़ देती हूँ, कैसे बोलना है आपको। आप इसको इस तरीके से बोलेंगे, while the sink is filling up, pour 1 tablespoon of dish soap into the running water so it creates foam। ये कि आप इसको यहाँ पर so that भी बोल सकते हैं, है ना, so that। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। देखिए, जब आपका सिंक आधा भर जाए, आपको बोलना है कि जब आपका सिंक आधा भर जाए तो पानी बंद कर दें। अभी हमने पानी ऑन करके रखा था, अब हमें कहना है कि जब सिंक आधा भर जाए तो पानी बंद कर दें। इसमें 2 सेंटेंस है। तो सिंक को भरने के लिए हमने बार बार वर्ड देखा, वो क्या है? वर्ड फिल अप। अच्छा, पानी को बंद करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? तो ये देखिए, When your sink is half full, हाफ फुल मतलब आधा भरा हुआ है। टर्न ऑफ द वाटर, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? टर्न ऑफ, है ना। तो टर्न ऑफ द वाटर या कि टर्न ऑफ द टैप भी बोल सकते हैं। नल बंद कर दें या कि पानी बंद कर दें, दोनों बात एक ही है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि इन सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको और भी सेंटेंसेस मिलेंगे। लास्ट वीडियो में, मतलब जिसमें हमने टाइम की बात की थी, उसमें मैंने ये 2 क्वेश्चन पूछा था ट्रांसलेशन, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो उसमें कई लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, या कि मैं ये कहूँगी कि आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट एंड करेज, बिकॉज इट रियली नीड्स करेज टू पोस्ट समथिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, स्पेशली समथिंग दैट यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट। कोई भी नई चीज़ जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और आप श्योर भी नहीं है कि आपने जो लिखा है वो 100% सही है या नहीं, उसके बाद भी आपने लिखा, तो वो उसमें सच में करेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसका आंसर लिखा है, मैं कहना चाहूँगी कुडोज टू यू गाइस, कीप इट अप, और डेफिनेटली आप एक दिन बहुत अच्छा करेंगे और आप एक दिन बहुत अच्छे इंग्लिश भी बोलेंगे। ओके, तो सेंटेंस एक बार हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, अगर सुमित आज यहाँ होता तो वह गुरुवार को हमारे साथ कॉलेज जाता। मैंने कहा था कि आपको समझना, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप है, उन 4 टाइप में से एक है या कि मिक्स टाइप है। तो देखिए, पहला सेंटेंस, और एक बात ये भी कहा था कि आपको समझना है कि कंडीशन कौन से टेंस की है और उसका रिजल्ट कौन से टेंस का है। तो इसको देखिए,
अगर सुमित आज यहाँ होता, ये हो गया सेंटेंस। अगर सुमित आज यहाँ होता, यही है ना कंडीशन, तो वो गुरुवार को हमारे साथ कॉलेज जाता। तो पहला सेंटेंस जिसमें अगर या कि यदि लगेगा वो कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। तो ये कौन से टेंस की बात है? अगर आज यहाँ होता, एक तो आज भी हमें हिंट कर रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। तो इफ क्लॉज किसका हो गया? प्रेजेंट का। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मेन क्लॉज किसका है? तो वह गुरुवार को हमारे साथ कॉलेज जाता। मैंने बताया था कि अगले गुरुवार को, जो आने वाला है। तो ये कौन सा हो गया? मेन क्लॉज फ्यूचर का। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इफ क्लॉज प्रेजेंट का है और मेन क्लॉज फ्यूचर का है। तो सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि ये मिक्स कंडीशनल है, क्योंकि हम टाइम पे मूव कर रहे हैं। एक सेंटेंस है प्रेजेंट का, दूसरा सेंटेंस है फ्यूचर का, तो ये तो मिक्स कंडीशनल हुआ। अब ये जो चार्ट मैंने बताया है, तो हमने क्या देखा कि इफ़ क्लॉज जो है, इफ़ क्लॉज ये वाला प्रेजेंट का है, तो पहला जो सेंटेंस है उसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सिंपल पास्ट का। उसके बाद जो मेन क्लॉज है वो कौन से टेंस का है? वो फ्यूचर का है, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, है ना। और इसमें वुड और वुड बी में हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर कंटिन्यूटी की सेंस आता है तो हम वुड बी में वर्ब का आईएनजी यूज करेंगे, और अगर एक नॉर्मल सेंस है तो हम वुड का यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। इफ सुमित वर हियर, ओके, ही वुड गो विद अस टू कॉलेज ऑन थर्सडे। ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगर सुमित यहाँ होता तो वह हमारे साथ थर्सडे को कॉलेज जाता। देखिए जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो आपको लास्ट, टुडे, नेक्स्ट बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसीलिए तो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, और उस स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आप यूज करते हैं तो कोई गलत नहीं है कि अगर आप यहाँ पर बोल दें इफ़ सुमित वर हियर टुडे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगर मैंने पिछले सोमवार को, ध्यान दीजिएगा पिछला सोमवार है ना, अगर मैंने पिछले सोमवार को अच्छे से पढ़ाई की होती, ये हो गया कंडीशन। पिछले सोमवार को मतलब वो सोमवार जो कि बीत चुका है। जब आप ये बात कर रहे हैं तो वो मंडे बीत चुका है, तो ये बात किसकी हो गई? इफ क्लॉज किसका है? पास्ट का है ना। तो मैं इस सेंटेंस को आज अनुवाद कर सकता, मतलब अभी, प्रेजेंट की बात है, तो मेन क्लॉज किसका हो गया? प्रेजेंट का। तो अगेन ये मिक्स कंडीशनल हुआ, क्योंकि हम इसमें टाइम में मूव कर रहे हैं। पास्ट है एक, मतलब एक सेंटेंस पास्ट का है, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट का है। तो इसका भी देख लेते हैं क्या है, पास्ट और प्रेजेंट। तो इफ क्लॉज किसका है? पास्ट का है। तो पास्ट का स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे हम? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा है वो किसका है? प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट जब मेन क्लॉज के फॉर्म पे यूज होगा तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी। तो इसका ट्रांसलेशन ये देखिए, ये किस में बनेगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो इफ़ आई हैड स्टडीड वेल ऑन मंडे, देखिए यहाँ पर हमने लास्ट मंडे नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आपने पास्ट परफेक्ट में लिख दिया और इफ़ लगा दिया, कंडीशनल बना दिया, तो ये अपने आप ही पता चलता है कि हम लास्ट मंडे की बात कर रहे हैं। इफ़ आई हैड स्टडीड वेल ऑन मंडे आई वुड बी एबल टू, देखिए आई कुड ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बताऊंगी कि ये तो आप कुड लगाइए, मैंने बताया था कि वुड की जगह आप दूसरे भी मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कौन कौन से हैं वो मॉडल वर्ब? कुड, शुड, है ना। तो ये तो आप यहाँ पर आई कुड ट्रांसलेट दिस सेंटेंस ये बोलिए, और अगर आपको वुड ही लगाना है तो फिर वुड बी एबल टू बोलना होगा आपको, क्योंकि आप एक क्या दिखा रहे हैं? कैपेसिटी दिखा रहे हैं, सामर्थ्यता दिखा रहे हैं ना, कि मैं इसको कर सकता। तो क्या हो जाएगा? आई वुड बी एबल टू। एक सेंटेंस पर मैंने देखा था कि वहाँ पर वुड के साथ हैव लगा दिया यहाँ पे, तो हैव का सेंस नहीं बनता ना,
क्योंकि आपको सामर्थ्यता दिखानी है। हैव का कहीं पे भी कैपेसिटी को दिखाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने देखा था कि उसमें वुड हैव ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था, ठीक है। तो वुड हैव उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, कौन सा टाइप है, उसके बाद आप चार्ट की हेल्प से ट्रांसलेट करें। तो आई होप ये आपको समझ आए। तो चलिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जैसा मैंने बार बार कहा है, इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।